हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम जानते हैं कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे मास है, जैसे लेंथ है, टाइम है, मोमेंटम है, फोर्स है, वर्क है, टॉर्क है, सरफेस टेंशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और हम सीखने वाले हैं उनके डायमेंशंस निकालने। तो जैसे हमने यूनिट में पढ़ा था कि हम मास को किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें लेंथ मापनी है तो हम मीटर में मापते हैं, एसआई यूनिट जो होती है, वैसे हम किलोमीटर में और फीट में और माइल्स में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन जैसे हम मीटर में मापते हैं, टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, तो ऐसे ही डायमेंशंस के भी अपने कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे कि डायमेंशंस में अगर मास को मापा जाता है तो उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट के लिए आप एम्पियर होती है करंट की यूनिट, तो आप ए डायमेंशंस का जो साइन है उसको आप याद रखना। और टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, केल्विन होता है, तो हम के से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस में। तो इनको आप अभी छोड़िए और अभी हम बेसिक जो बहुत इजी यूनिट्स हैं वो निकालना सीखेंगे एम, एल और टी की सहायता से। फिर धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और उसके बाद हम ए और के को भी यूज करना सीख लेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो ए को, और जब हम हीट और टेम्परेचर चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम के का यूज करना सीख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ हमारी होती हैं फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती हैं, और फिर उसके बाद एक होती है हमारी ड्राइव्ड यूनिट। तो जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट की टर्म में लिखी जाती हैं उनको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया। अब जैसे एरिया है तो एरिया का कोई स्पेसिफिक सिंबल तो इसमें है नहीं कि भाई मास ही हो या लेंथ ही हो या टाइम ही हो। तो एरिया को हम MLT की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ होती है। अब ये भी क्या है, लेंथ लंबाई है, और ब्रेथ क्या है, वो भी क्या है, एक पाथ ही है जिसको हम क्या करते हैं, मापते हैं, यानी एक तरीके की लंबाई ही है ब्रेथ भी। तो डिस्टेंस ही है ब्रेथ भी और लेंथ भी। तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि जो लेंथ होती है या डिस्टेंस होती है उसको हम एल की टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L इंटू एल, यानी L रिज पावर 2 हो गया। लेकिन जब हम डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो हमें तो MLT तीनों की फॉर्म में लिखना है। तो एरिया के लिए मास कितना आया, कुछ भी नहीं, 0 है। L कितना आया, 2 आया, और T कितना आया, 0 आया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, M0L2 T0। और यूनिट हमें पता ही है, लेंथ मीटर में और लेंथ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सीधी सी बात है, या हम ये भी कह सकते हैं एरिया, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया होता है, तो एरिया इंटू हाइट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो एरिया का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा था L2 होता है, और हाइट भी क्या है, एक तरीके की डिस्टेंस है जो अपवर्ड डायरेक्शन में हम मापते हैं, तो ये भी L हो गया। तो टोटल यहाँ पे डायमेंशन कितने हो गए, L की पावर 2 और L की पावर 1, बेस सेम होते हैं तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, M कितने आए हैं, 0, L कितने आए हैं, 3, और T कितने आए हैं, 0। तो M0 L3 T0 क्या है, वॉल्यूम का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास ओवर में वॉल्यूम। क्या होती है, मास ओवर में वॉल्यूम।
अब जो मास होता है उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने अभी पढ़ी थी कि मास की रिप्रेजेंटेशन क्या है, m है, और लेंथ की l है, और t की टाइम की t है। तो यहाँ पे मास के लिए हम क्या लिख देंगे, मास के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे m। और वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम को अभी हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम को डायमेंशनली l की पावर 3 में लिखा जाता है, तो यहाँ l रिज पावर 3 हो गई। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो m रिज पावर तो 1 है, और l रिज पावर, जब l ऊपर जाएगा तो 3 थी प्लस नीचे, ऊपर माइनस की 3 पावर हो जाएंगी। तो अब यहाँ से जो डेंसिटी है हमारी, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, मास कितना आया है 1, मास की पावर कितनी आई है 1। उसके बाद लेंथ की पावर कितनी आई है -3, और टाइम की कितनी आई है 0। तो m1 l - 3 और t0 ये किसकी हो गई हमारे पास, डेंसिटी की डायमेंशंस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और या वेलोसिटी दोनों की सेम ही होती है डायमेंशंस, स्पीड या वेलोसिटी। तो हमें पता है स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस ओवर में टाइम, डिस्टेंस ओवर में टाइम। और वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही किस में मापी जाती हैं, दोनों ही हमारी एल में मापी जाएंगी। तो डिस्टेंस एल ओवर में टाइम टी। तो ये कितना बन गया हमारे पास L1 t-1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशंस निकालें स्पीड और वेलोसिटी के, तो यहाँ पे m कितना आया हमारा 0 आया, l कितना आया 1 आया, और t कितना आया -1 आया। तो डायमेंशंस कितने हो गए, m0 l1 t-1 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी ओवर में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ओवर में टाइम, तो सीधी सी बात है ऊपर किसके डायमेंशन आएंगे, वेलोसिटी के, और डिवाइडेड बाय नीचे किसके डायमेंशन आएंगे, टाइम के। तो वेलोसिटी के डायमेंशन अभी अभी हमने निकाले हैं, कितना है वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t-1। तो ये हो गया हमारा L1 t-1। ओवर में टाइम का डायमेंशन कितना होता है हमारा t होता है। तो L1 t, अब -1 पहले ही है, और जब ये t ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। भाई t भी ऊपर जाके नीचे +1, तो ऊपर जाके -1। तो अब यहाँ से L1 और t कितने हो गए हमारे पास -1, और t की पावर -1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -1 और -1 माइनस के 2 हो गए। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे डायमेंशन कितना आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन का डायमेंशंस हो गया हमारे पास m0 l1 t-2। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम डायमेंशंस लिखते हैं ना, तो ये हम जो हमारी बड़ी वाली ब्रैकेट होती है उसको यूज करते हैं। ये बड़ी वाली जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसको हम डायमेंशंस लिखते वक्त यूज करते हैं। यानी पूरा डायमेंशन जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे कौन सी बड़ी वाली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का हो गया। फिर हमारे पास होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम कितना होता है, लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है, P से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना लीनियर मोमेंटम को, P = mv। तो m क्या होता है हमारा, मास होता है, और v क्या होती है हमारी, वेलोसिटी होती है। v क्या होती है हमारी, वेलोसिटी होती है। तो मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी तो हम अभी भी सीख के आए हैं L1 t-1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे L1 t-1। तो यहाँ से डायमेंशन हमारा कितना आ गया लीनियर मोमेंटम का, m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। तो ये आ गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम का डायमेंशंस। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास है फोर्स का, हम देखते हैं किसका देखते हैं, हम फोर्स का देखते हैं। तो फोर्स का अगर हमें निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स होती है ma के बराबर।
एम ए यानी मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी अभी हमने पढ़ा था मास की रिप्रेजेंटेशन m से करते हैं और इनटू में एक्सेलरेशन की हमने अभी पढ़ी थी L1 t-2 होता है। यहाँ पे पढ़ी थी हमने एक्सेलरेशन की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, L1 t-2। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे L1 और t-2। तो फोर्स की रिप्रेजेंटेशन डायमेंशंस की कितनी आ गई, डायमेंशन ऑफ F, यानी फोर्स के डायमेंशन कितने आ गए हमारे पास, m1 L1 t-2। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू m1 L1 t-2, 1 1 -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1 -2, नहीं m1 L1 t-2 किसकी रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स की। उसके बाद आता है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स, वैसे हम ये सारे फॉर्मूले यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते जाएंगे और उसके अंदर हम इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो वहीं पे हम इनकी यूनिट और इनके डायमेंशन साथ साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं तो हम वो तरीका देख रहे हैं, ठीक है। तो इम्पल्स हमें पता है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। क्योंकि हम इम्पल्स को भी 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, कौन से चैप्टर में, वहाँ पे पढ़ते हैं हम, जब हमने वो वाली एप्लीकेशंस पढ़ी थी, क्रिकेट वाली पढ़ी थी, कि जब क्रिकेट की बॉल को कैच करता है जो बॉलर होता है तो वो पीछे की तरफ होकर के अपने हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाता है ना, जब वो कैच करता है बॉल को तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ लाता है अपने हाथ को और तब बॉल को कैच करता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ताकि उसके ऊपर कम पड़े। वो क्या करता है, वो टाइम को इंक्रीज करता है और जो फोर्स उसके हाथ पर, जो फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसको कम चोट ना लगे, है ना, उसका जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो ना टाइम को इंक्रीज करके फोर्स के इम्पैक्ट को कम करता है अपने हाथ के ऊपर। तो वहाँ पे हमने इम्पल्स को पढ़ा था और हमने एक और कई सारी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं इसकी, वो भी पढ़ी है हमने कि जो हमारे कप वगैरह या गिलासेस वगैरह होते हैं जो कांच के होते हैं, तो जब हम उनको लाते हैं कहीं भी, मतलब घर लाते हैं खरीद के परचेज करके, तो हम उनके बीच में देखते हैं कि उनके बीच में ना थर्माकोल लाइक कुछ रखा होता है या छोटे छोटे तिनके वगैरह या कुछ ऐसा, मतलब जैसे अखबार वगैरह डाल दिए जाते हैं ताकि वो आपस में टकराएं तो जो टाइम इंक्रीमेंट हो जाए और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीमेंट हो जाए, ताकि वो आपस में टकरा करके टूटे ना, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इम्पल्स पढ़ा था। तो इम्पल्स सीधी सी बात है, इम्पल्स तो होता है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या है, हमने टाइम को इंक्रीज कर दिया तो जो फोर्स है ना वो डिक्रीज हो गई हमारे हाथ पे लगने वाली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। तो हमें पता है फोर्स कितनी होती है, m1 L1 t-2। अभी अभी पढ़ी थी ना हमने, फोर्स कितनी होती है, ये ऊपर पढ़ी है m1 L1 t-2 और इनटू में टाइम कितना होता है, t होता है। तो यहाँ से इम्पल्स का डायमेंशंस कितना आ गया हमारे पास, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आ गया m1 L कितना है, L तो 1 ही है और t कितना हो गया, t ये तो -2 है और ये कितना है, t 1 है। तो सीधी सी बात है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो -2 और +1 बन के माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे m1 L1 t-1 क्या हो गया, डायमेंशंस हो गए किसके, इम्पल्स के, m1 L1 t-1, m1 L1 t-1 किसके डायमेंशंस हो गए, इम्पल्स के, क्या हो गए, m1 L1 t-1। एक बात देखिए आपने कि जो इम्पल्स का डायमेंशंस आया है वो m1 L1 t-1 आया है और एक और आया था हमारे पास m1 L1 t-1, ये रहा m1 L1 t-1 जो कि लीनियर मोमेंटम का था। तो यहाँ से एक बात और हमें पता चल गई कि जो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
लीनियर मोमेंटम, कि जो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन है वो किसके बराबर है, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स के बराबर है, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स के। तो बहुत बार ये पूछ भी लिया जाता है कि किसके डायमेंशन सेम हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो जो है ना, अगर हम पहले से ही हमारे दिमाग में रहेंगी तो हम फटाक से आंसर दे सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-1, वो किसके बराबर होता है, इम्पल्स के डायमेंशंस के बराबर m1 l1 t-1। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्क, डायमेंशंस ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू में डिस्टेंस कह दो, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम वर्क निकालेंगे तो फोर्स का क्या होता है हमारे पास, डायमेंशन हमने अभी पढ़ा है 1 माइनस 2, तो m1 l1 t-2 फोर्स का हो गया, और डिस्टेंस का कितना हो गया, l। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, m1 ये l1 है, और यहाँ पे भी क्या है, L1 है। तो टोटल बेस सेम है, L और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो टोटल पावर 1 और 1 कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया वर्क का, m1 l2 t-2, कितना आ गया, m1 l2 t-2। तो वर्क का डायमेंशन कितना आ गया हमारे पास, m1 l2 t-2। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी हुई है, कितनी होती है, mgh के बराबर होती है, कितनी होती है, mgh के बराबर होती है ना। तो m क्या है, यहाँ पे हमारा मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, एक्सेलरेशन का कितना होता है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का होता है l1 t-2, एक्सेलरेशन का कितना होता है, l1 t-2, और h क्या है, हाइट तो एक तरीके की डिस्टेंस है, तो l1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे l और यहाँ पे l बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2l हो गए, तो m1 l2 t-2। तो ये डायमेंशन किसका आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद है, सभी को याद है, हाफ ऑफ mv², जहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी है। भाई हाफ क्या है, हाफ तो एक फैक्टर है खाली, जिसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो डायमेंशन बचा किसका, मास का, और मास का डायमेंशन होता है 1। अब बचा वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायमेंशन तो हमें बहुत अच्छे से याद है, l1 t-1, l1 t-1, तो l1 t-1, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर भी है, तो इसका हो गया स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास m1, और ये हो गया हमारे पास l, यहाँ पे 2 है ना, सॉरी, तो ये 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 l2, और t में यहाँ 2 अंदर आएगा तो माइनस का 2 हो गया। तो ये टोटल हमारे पास फॉर्मूला कितना आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया m1 l2 t-2। ये डायमेंशन किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t-2, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t-2, और वर्क का डायमेंशन m1 l2 t-2। अरे एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी हो, हर एनर्जी का सेम ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m1 l2 t-2। और वर्क क्या होता है, जो एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं वही तो वर्क में चेंज होती है ना। भाई अगर हम काम करेंगे तो एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी, तो एनर्जी और जो वर्क है वो इक्विवेलेंट टर्म हुई, और इक्विवेलेंट टर्म है तो क्या है कि अब सेम ही तो यूनिट होगी और सेम ही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। इसका मतलब वर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है m1 l2 t-2। अब बशर्ते वो कुछ भी हो,
काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा और दैट विल बी m1 l2 t-2। नेक्स्ट देखते हैं हम हीट। क्या देखते हैं हम? हीट देखते हैं। अब भाई हीट को अगर हम देखते हैं तो जो हीट होती है वो भी तो क्या होती है? हीट भी तो एनर्जी होती है। हीट भी क्या होती है? एनर्जी ही होती है। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है m1 l2 t-2। तो हीट का डायमेंशन फॉर्मूला भी हो गया m1 l2 t-2, m1 l2 t-2। फिर नेक्स्ट आता है टॉर्क और मोमेंटम ऑफ फोर्स। क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉर्क, और टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट किसी भी नाम से पेपर में आ जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से आ जाए तो भी हम क्या समझेंगे कि वो किसकी बात कर रहा है? टॉर्क की। और हमें पता है टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2 और डिस्टेंस हमें पता है कितनी होती है? l1। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? m1 l बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, l की एक पावर यहाँ है एक यहाँ है तो l2 हो गया और t-2 हो गया। यानी कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क, क्या बात है, टॉर्क का डायमेंशन किसके बराबर आ गया? हीट के बराबर। हीट का किसके बराबर था? एनर्जी के बराबर। और एनर्जी का किसके बराबर था? वर्क के बराबर। इसका मतलब कि जो वर्क डन है उसका डायमेंशन ऑफ वर्क किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो सकती है। अब वो किसके बराबर है? हीट के बराबर। और वो किसके बराबर है? मतलब सॉरी, डायमेंशन लिखो ना यहाँ, डायमेंशन ऑफ हीट के बराबर। और वो किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ टॉर्क के बराबर। अब वो किसके बराबर है? टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल आता है किस किस के डायमेंशन सेम होते हैं। तो वर्क का डायमेंशन इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू हीट का डायमेंशन इज इक्वल टू टॉर्क का डायमेंशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर का डायमेंशन। किसका? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। किसको कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। और फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t-2, 1 1 -2 1 1 -2 1 1 -2। और एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई यानी l2। और जब हम इस l को ऊपर ले जाएंगे तो m1 l1 t-2 और l हो गया ऊपर जाके -2। बेस सेम है, l पावर हो जाएंगी ऐड। डायमेंशन कितना बन जाएगा प्रेशर का? m1। l की पावर यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो प्लस का 1 और माइनस का 2 ऐड होकर के बचेगा माइनस का 1। तो l -1 t-2 डायमेंशन हो गया m1 l -1 t-2। m1 l -1 t-2 प्रेशर का डायमेंशन हो गया m1 l -1 t-2। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रेस। क्या देखते हैं? स्ट्रेस। ओ भाई बहुत स्ट्रेस पड़ रही है, बहुत स्ट्रेस, एग्जाम सर पे हैं और स्ट्रेस में मैं दबी जा रही हूँ। अरे स्ट्रेस में दबी जा रही हूँ? हाँ, प्रेशर बहुत पड़ रहा है मेरे ऊपर। प्रेशर, कभी तुम स्ट्रेस कहते हो कभी तुम प्रेशर कहते हो। अरे भाई स्ट्रेस और प्रेशर सेम चीज़ है, तो मैं स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्यों निकालूँ? मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ किसका? प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
स्ट्रेस भी किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। डायमेंशन अभी अभी हमने निकाले थे, फोर्स का है m1 l1 t-2 और एरिया का है l2। नेट आ गया हमारे पास m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2। तो ये हो गया किसका, स्ट्रेस का। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। किसकी बात करते हैं, स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है, एक हमारे पास है कोई वायर, उस वायर को हमने क्या किया, ऊपर किसी चीज़ से बांध दिया और नीचे हमने उस वायर में क्या किया, कोई वेट बांध दिया। अब जैसे ही हम वेट बांधेंगे तो वायर नीचे की तरफ खिंचेगी यानी उसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज होगी, और जैसे ही उसकी लेंथ इंक्रीज होती है तो उस लेंथ में जो चेंज होता है उस चेंज को हम लिखते हैं ऊपर। यानी जितना भी चेंज उसकी लेंथ में हुआ, उसकी लेंथ जितनी भी बड़ी है, कितनी बड़ी हो, 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितनी भी बड़ी हुई है, उस चेंज इन लेंथ को लिखते हैं ऊपर और ओरिजिनल लेंथ को लिखते हैं नीचे। ये रेशो जो होता है उसको कहते हैं स्ट्रेन। क्या बात है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर भी सेंटीमीटर में नीचे भी सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की यूनिट नीचे की यूनिट को काट देगी, कोई यूनिट ही नहीं बची, कोई यूनिट भी नहीं बची, कोई डायमेंशन भी नहीं बचा, कोई डायमेंशन नहीं बचा, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता तो हम लिखेंगे डायमेंशन, DIMENSION, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। डायमेंशन की कमी होती है स्ट्रेन में, तो स्ट्रेन का हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आता है इसके बाद, नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, अरे भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी कि ऊपर लिख देंगे हम स्ट्रेस, नीचे लिख देंगे हम स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला तो मुझे पता है, क्या होता है भाई, स्ट्रेस तो प्रेशर होता है जो मेरे ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, प्रेशर का लिखना है ना, हाँ, तो m1 l-1 t-2। अरे अभी तो निकाला था m1 l, हाँ l-1 होगा, हाँ m1 l-1 t-2 और स्ट्रेस का भी m1 l-1 t-2। तो ये लिख दिया मैंने ऊपर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का तो मास कितना था, कोई मास नहीं, 0। लेंथ कितनी थी, कोई लेंथ नहीं, 0। टाइम कितना था, कोई टाइम नहीं, 0। यानी नो डायमेंशन, m0 l0 t0। तो नेट डायमेंशन कितने बचे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का m1 l-1 t-2। भाई किसी की पावर भी 0 हो तो वो तो 1 हो जाता है, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1। बचा क्या ऊपर, m1 l-1 t-2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक बात तो पक्की है, क्या पक्की है, यही बात पक्की है कि हम फिर से एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस is equal to dimension of modulus of elasticity। और ये हमने बॉक्स में कर दिया बंद। बहुत है आज के लिए, इनफ। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करना। बाय बच्चों।